market, and from today we'll start from this external sector. ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर इज अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स यूपीएससी। तो इसको लेकर के पहले यूपीएससी ने बहुत ये टर्म्स को लेकर के फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते रहते थे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो वील सी ब्रीफली कि क्या क्या चीजें हैं। ये भी थोड़ा कोर इकोनॉमी का पार्ट है, तो प्रोबेबली आई टेक दिस लिटिल, मतलब थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो फैक्चुअल है ना, तो वहां पर उतना टाइम नहीं लगेगा। Okay, so first topic is about FDI versus FPI and its impact on Indian market. तो FDI और FPI का कॉन्सेप्ट एवरीवन नोज है ना, ये हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है ना, जो बीओपी का अकाउंट होता है उसमें वी हैव बोथ करंट एज वेल एज दिस कैपिटल अकाउंट। और एफडीआई और एफपीआई कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं, है ना। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है दैट यू शुड बी नोइंग। ठीक है, तो एफडीआई में क्या होता है और एफपीआई में डिफरेंस। तो एफडीआई नॉट ओनली ब्रिंग्स मनी या इन्वेस्टमेंट, सिर्फ मनी के फॉर्म में ही नहीं होता है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी या इनोवेशन ओवरऑल बोल सकते हैं। सो इट इट इज मोर व्हाट टू से मोर स्टेबल, है ना, इसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होती है। और जो दूसरी तरफ ये एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट ब्रिंग्स ओनली मनी, है ना, ये मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होता है। अब जब मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इम्प्लीकेशन क्या होगा, कि इट विल फोकस मोस्टली ऑन प्रॉफिट, है ना। तो जैसे ही कंपनीज को प्रॉफिट होता है, दे, या फिर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है कि इंडिया में अगर एफपीआई या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो इफ दे आर एबल टू जनरेट गुड मनी, दे विल कीप देयर मनी इन इंडिया। और अगर उनको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है, कोई इकोनॉमिक रिस्क है ना, जैसे ऑयल को लेकर के हो गया या ट्रेड को लेके या फिर कोई भी वॉर वगैरह होते हैं, रीजनल फाइट्स वगैरह, उसको लेके अगर थोड़ा सा भी कंसर्न होता है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो क्विकली विड्रॉ कर लेते हैं इसको। दैट्स व्हाई दिस एफपीआई इज आल्सो नोन एज हॉट मनी, है ना। बाकी क्राइटेरिया क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, कि कब क्लासिफाई होता है एफडीआई की तरह और एफपीआई की तरह, यू पीपल वुड बी नोइंग, है ना। तो अगर लेस देन 10% स्टेक है इन एन लिस्टेड कंपनी, तो अपना ये एफपीआई में हो जाता है। और अगर मोर देन 10% है ना, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एफडीआई। और हाँ, ये सारी चीजें तो ठीक है, मतलब ये भी मैंने ब्रीफली बता दिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हो, इसमें जो भी ये सारी चीजें लिखी है ना, मतलब ये अंडरस्टूड ही है। ओके, एफडीआई के बारे में ऐसा भी फाइंडिंग है आरबीआई की कि देयर इज अ फॉल, है ना। इंडिया नेट एफडीआई इनफ्लोज फेल बाय 96% इन फाइनेंशियल ईयर 25 इन कंपैरिजन टू एफवाई 24। तो इसका रीजन हमें पता है, ये जो एक्सटर्नल शॉक्स है उसको लेकर के, है ना, रीजन इज एक्सटर्नल शॉक ओनली। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको लेके मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को के थ्रू, वो इनफ होगी। विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज एफडीआई, मतलब इसका रेगुलेशन वगैरह कैसे है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो कौन सा लॉ है इसके लिए, तो वी हैव दिस फेमा एक्ट, है ना, फॉरेन एक्सचेंज एंड ये मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ये बाकी भी है पॉलिसीज, कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी 2020, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स, है ना, इसी फेमा एक्ट के जो रूल्स होते हैं वो यही है। एंड देन एफडीआई इज ऑल्सो अ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, इट डज नॉट क्रिएट अ डेट, है ना। इसके बारे में ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है, स्टेटमेंट में ही था, इट्स अ नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस पता ही है, मतलब अगर हम लोग आउटफ्लोज को भी एडजस्ट कर दे तो विल कम टू दिस नेट एफडीआई। एंट्री रूट कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट अप्रूवल वाले रूट्स होते हैं। ऑटोमेटिक रूट का हमें पता है कि अभी रिसेंटली बहुत सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट हैज ओपनड अप, है ना, फॉर दिस एफडीआई। क्यों? सो दैट देयर इज बूस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, देयर इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इनोवेशन आए इंडिया में, एंड देन अगेन ब्रिंगिंग इन प्राइवेट प्लेयर्स या फिर फॉरेन प्लेयर्स ओवरऑल, तो प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिलती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये ऐसा ईज हो चुका है। अब वो लिस्ट इस तरह से नहीं याद करिएगा कि 75% किस में है, 49% किस में है ना, मोस्टली दे हैव ईस्ट। तो वो एक बार देख लीजिएगा कि ब्रॉडली कौन कौन से सेक्टर्स है, या फिर ये देख लिया कि कौन कौन से गवर्नमेंट रूट में आते हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे ऑटोमेटिक रूट में ही होंगे। और प्रोबेबली दे आर व्हाट टू से दे हैव बीन गिवन दिस 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक, है ना। यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है, तो ब्रीफली ये देख सकते हो आप। 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक में क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कोल एंड लिग्नाइट, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एंड एग्जिस्टिंग बोथ,
और इंडस्ट्रियल पार्क, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो मतलब ऐसे देखोगे तो ब्रॉडली बहुत सारे सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नीचे लाइन भी दी हुई है, अप्रोक्स 90% ऑफ एफडीआई इन इंडिया इज नाउ अंडर ऑटोमेटिक रूट, है ना। तो वही रीजन अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बोल सकते हैं। और फिर ये प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देना। फिर इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सबसे ज्यादा कि कौन कौन से सेक्टर्स में एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, है ना। तो ये पता होने चाहिए, लॉटरी बिजनेस, लॉटरी रिलेटेड थिंग्स। फिर आता है गैम्बलिंग एंड बेटिंग। फिर आता है चिट फंड, फिर निधि कंपनीज। फिर एक्टिविटीज और सेक्टर्स जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन नहीं है, लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन एक्सेट्रा। तो इनमें एफडीआई प्रोहिबिटेड है। तो ये जो हमारे 5-6 सेक्टर्स है ये याद होने चाहिए। उसके बाद ये स्टैट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं ना। बट अभी हाँ, एफडीआई और रेमिटेंसेस को लेकर के एक आप लोग के पास, मतलब जो लास्ट में फैक्ट शीट मेंटेन करोगे इसमें देख लेना कि किन कंट्रीज से सबसे ज्यादा एफडीआई और किन कंट्रीज से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, टॉप 3 ओनली। और कौन कौन से स्टेट में आता है ना। तो क्या क्या देखना है, कंट्रीज और स्टेट्स, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में आता है सबसे ज्यादा ये एफडीआई और रेमिटेंसेस दोनों। तो एक कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ लेंगे तो याद रहेगा, है ना। वैसे यूजुअली सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए ही है, इनमें ही आपस में चलता रहता है, कभी सिंगापुर फर्स्ट होता है कभी मॉरिशस। तो अभी बहुत सालों से सिंगापुर इज ऑन टॉप एंड देन मॉरिशस एंड देन यूएसए एफडीआई में। उसके बाद है एफपीआई विच इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था वेरी ब्रीफली, है ना। सो दे कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ एन इंडियाज कंपनी टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो इसके बियॉन्ड अगर होता है तो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाता है ये, है ना। एक्सीडिंग दिस 10% कैप एफपीआई कैन डाइवेस्ट कर सकते हैं या फिर दे कैन रिक्लासिफाई देमसेल्व्स एज एफडीआई। और जो एफडीआई की तरह अगर रिक्लासिफाई हो रहा है तो फिर से वही सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो एफडीआई के लिए होते हैं, है ना। जैसे जिन जिन सेक्टर्स में अलाउड है और जो जो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है। तो मतलब ये बाईपासिंग की तरह नहीं यूज हो सकता है कि पहले एफपीआई से स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर बाईपास करके एफडीआई कर लेंगे। बिकॉज ये आरबीआई और सेबी के अकॉर्डिंग दिस रिक्लासिफिकेशन हैज टू फॉलो दोज रूल्स, है ना, जो एग्जिस्टिंग रूल्स है एफडीआई के लिए। बाकी इस मैगजीन में ऐसा कुछ डिटेल में भी नहीं है और ओवरऑल भी नहीं है, जस्ट नो द बेसिक डिफरेंस, है ना। कैपिटल अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट और फिर एफडीआई वर्सेस एफपीआई। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी, ये बहुत सालों से चल रहा है, कंसिडरिंग वो 2022 में जो हमारा रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से रशिया पे जब सैंक्शंस वगैरह इम्पोज होने लगे और इनके वहाँ डॉलर ट्रेड एकदम ही कम हो गया था, एंड देन इंडिया इज लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ रशिया। तो हमने डी डॉलराइजेशन की तरफ इनिशिएटिव लेने लगे और उसी के थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को भी प्रमोट किया, है ना। तो उसका रूट यहाँ से है, उसके पहले से भी चल रहा था बट इट एक्चुअली कैच द वो पेस आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर ओनली। तो अब इसमें, हाँ ठीक है, दिस आर्टिकल इज मोस्टली अराउंड दिस स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल जस्ट टेल कि ये वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, होपफुली आप लोगों को पता होगा, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, यू हैव टू थिंक लाइक कि कोई एक फॉरेन एंटिटी है, तो यहाँ पर वो एंटिटी क्या है, फॉरेन का बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी इसको ऐसे कंसीडर कर लो कि आपका कोई फ्रेंड है जो फॉरेन में, जिनका जो फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो फॉरेनर या एनआरआई फ्रेंड कंसीडर कर लेते हैं फॉर दैट मैटर, अगर वो आपके इंडिया में, है ना, इंडिया के बैंक में अपना अकाउंट होल्ड कर रहे हैं, जैसे आपका बैंक, लेट्स अज्यूम कि एसबीआई बैंक में अकाउंट है आपका। तो अगर आपके ये फ्रेंड है जो फॉरेनर फ्रेंड है, वो इस अकाउंट में अपना ये एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं रुपी में, है ना, लोकल करेंसी में। तो आपके लिए, ठीक है, एसबीआई बैंक आप हो, आपके लिए ये फॉरेनर क्या हो जाएंगे, वॉस्ट्रो, है ना, वो से याद रख सकते हैं वॉस्ट्रो, वो उनका है। ठीक है, यही सेम काम अगर आप उनके बैंक में करते हैं, फॉरेन के अपने फॉरेनर फ्रेंड के बैंक में, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रो, है ना। आपका ये अकाउंट है उनके डोमेस्टिक करेंसी में, लाइक लेट्स से कि अगर हम यूएसए की बात कर रहे हैं कि आपका जो फॉरेनर फ्रेंड है वो यूएसए में है, तो आपका अकाउंट इन फॉरेन यूएसए का बैंक, लेट्स से यूएसए का कोई भी बैंक लो, है ना, XYZ बैंक, है ना, ये यूएसए का बैंक है। आपका अकाउंट है इस XYZ बैंक में, डॉलर में आप इसमें पैसे कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए, है ना, रेफरेंस दोनों ही केस में आप हो, है ना। तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रो, आई मीन नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, बस यही होता है। तो अगर यूपीएससी क्या कहते हैं स्टेटमेंट को ऐसे फ्लिप कर दे, वॉस्ट्रो में नॉस्ट्रो वाले डिटेल्स डाल दे, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड।
तो एक बार ये बस फॉर्मल डेफिनेशन देख लो क्या है। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? रिफर्स टू अ फॉरेन बैंक्स अकाउंट हेल्ड इन अ डोमेस्टिक बैंक इन द लोकल करेंसी। ठीक है, हमारे लिए है ये। तो हमारा डोमेस्टिक बैंक यहाँ पे एसबीआई है और लोकल करेंसी हमारे लिए रुपी है। फिर हाँ, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर पे क्या इम्पैक्ट होता है? तो वही सेम चीजें होंगी। अब आपके जो फॉरेनर फ्रेंड है उनके लिए क्या हो जाएगा? वो आपको किस में पैसे देंगे? रुपी में देंगे, है ना। व्हेन एन इंडियन इंपोर्टर, एक्सपोर्टर के, ठीक है। अभी इंपोर्टर की तरह से देखते हैं। तो आप हैं यहाँ पर इंडिया में, आप है रेफरेंस, आप कुछ फॉरेन से मंगवा रहे हैं अपने फॉरेनर फ्रेंड से। तो आप इंपोर्टर है, आप उनको पैसे कैसे देंगे? रुपी में देंगे। और वो सेम पैसा किस में चला जाएगा? आपके दोस्त के, फॉरेनर फ्रेंड के वॉस्ट्रो अकाउंट में। ठीक है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे कुछ परचेज कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में वो आपके मतलब ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट है उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा रुपी में, है ना। तो कुछ एडिट मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, बस वो मेंटेन कर रहे होते हैं। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में वैसे ही ट्रांजैक्शन होता है जैसा आप और एक फॉरेनर फ्रेंड के बीच में हो रहा है। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स टू अ डोमेस्टिक बैंक अकाउंट हेल्ड इन अ फॉरेन बैंक, है ना। आपका अकाउंट आपके दोस्त के देश में उनके करेंसी में, इन द करेंसीज ऑफ द ओवरसीज कंट्री। ठीक है, बस इतना ही है। और फिर इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है, क्या होता है? जब आपकी कोई भी, जब किसी भी कंट्री की करेंसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रही होती है तो उसको इंटरनेशनल करेंसी बोलते हैं। फिर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ये एक मतलब ठीक है, ये यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है ना। तो कन्वर्टेबिलिटी का सीन क्या होता है कि हम अपनी करेंसी को कितने इजीली दूसरे कंट्री के करेंसी से फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल, है ना। करेंट अकाउंट अपना फ्रीली मतलब 100% अलाउड है, और ये पार्शियल अलाउड है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्यों पार्शियल अलाउड है? सो दैट इट डज नॉट डिसरप्ट जो इंडिया का ओवरऑल जो प्रोडक्शन मार्केट है, प्रोडक्शन है और ये मार्केट है ना, मतलब कंज्यूमर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, कोई भी फॉरेन कंपनी आके इंक्रोच ना कर ले, है ना, डोमिनेंस ना हो जाए, इसलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इट इज पार्शियल। फिर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी? तो इसमें एक तो स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट है, ये रिसेंट का है। तो ये मतलब इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर ईसीबीज एंड ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल। ठीक है। तो भाई इसका ओवरऑल जॉब इज टू, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है आरबीआई का, इट इज फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ईसीबीज एंड ट्रेड क्रेडिट प्रोसेस। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा किस चीज से रिलेटेड है, बस ये याद रखने का है ना। फुल फॉर्म ईसीबी है यहाँ पे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, है ना, ये भी आप लोग को पता होगा, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। उसके बाद फिर हाँ, लिबरलाइज फेमा रेगुलेशन, ये सारी चीजें तो मतलब यू नो। एंड देन स्वैप, हाँ ये है जो अदर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो बायलेटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट जो करते हैं, आईएनआर एज अ डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी इन श्रीलंका। फिर इशुएंस ऑफ रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स विच इज मसाला बॉन्ड, है ना। तो ये जो बेसिक, ये सारी चीजें अगर कैसे स्टेटमेंट्स में दी हुई रहती है कि क्या क्या मीन्स है जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को इंश्योर करते हैं, तो यू कैन मार्क दीज ऑप्शंस, है ना, या फिर ये स्टेटमेंट सही होंगे। फिर ये रीर और नीर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और अपना रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, रूपी वीकेंड्स टू अ रिकॉर्ड लो, है ना। वी आर सीइंग कि कैसे रूपी हैज ब्रीच दैट 90 टू 93 वाला मार्क। तो अभी मतलब बहुत ज्यादा डीवैल्यू हो चुका है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अपनी कम होती जा रही है। ओवरऑल क्या होता है, मतलब सी फॉर्मल डेफिनेशन एवरीवन नोज की, ये नीर जो होता है, ये इंडिया का, जो इंडिया की वैल्यू है ना, जो इंडिया की रूपी करेंसी है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्री का जो करेंसी बास्केट है, तो उसके रिस्पेक्ट में होता है। और रीर में क्या हो जाता है, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है। इट जो ये रियल टर्म होता है ना स्टार्टिंग में, इट शोज कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो वो कैसे इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, जो डोमेस्टिक प्राइस है ना, डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाई फॉरेन प्राइस, है ना। ये इन्फ्लेशन मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसे सपोज कि कोई सोप था, वो पहले 10 का था, अभी वो 15 का हो चुका है, और उसका सेम सेम प्रोडक्ट का प्राइस फॉरेन करेंसी में कितना है ना। तो जो भी होगा, एक मतलब 2 या 5 जो भी होगा, तो वो डिफरेंशियल एडजस्ट कर देते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। दैट बिकम्स रीर आउट ऑफ दिस नीड, है ना। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब भी हमारा ये कहाँ थे, हाँ मतलब डेफिनेशन ये हो गया। और फिर ये अफेक्ट कैसे करते हैं, रीर का काम सिर्फ ये होता है कि वो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस शो करता है। कैसे ये शो करता है, जब भी रीर की वैल्यू बढ़ेगी, REER की, है ना, ये बढ़ता है, इट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट्स है, मतलब इट इज हार्मफुल फॉर इंडिया, ऐसे याद रख सकते हैं कि रीर,
है ना। ये डिजायरेबल नहीं होता है कि हमारा ये रीड बढ़े। इससे एक्सपोर्ट्स को लॉस होता है और इम्पोर्ट्स को फायदा होता है ना। इम्पोर्ट्स बेनिफिट या इम्पोर्ट्स चीप हो जाते हैं। ठीक है। अब सिंस, ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो इम्पोर्ट्स इससे चीप हो जाते हैं, तो अब अगर एक्सपोर्ट को लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि इट इज अफेक्टिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नेगेटिवली। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये इट इज गिवन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर के हाइयर रीड मेक्स एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्ट्स चीपर, रिड्यूसिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। तो ये एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करता है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट रेमिटेंस टैक्स। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, इट इज ऑफ नो यूज। और क्या क्या है रेमिटेंस का इन्फ्लोज, ये मतलब ठीक है, इट इज वेल अबव $100 बिलियन काफी टाइम पहले से, और अभी अच्छा खासा ही है ना। ये काफी पुराना डेटा है 23-24 का, अभी ये ठीक ठाक ब्रीच हो चुका है। और क्या टॉप 5 सोर्स कंट्रीज है, तो यूएसए, यूएई और यूके, सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर, और 3 रिसिपिएंट, टॉप 3 जो रिसिपिएंट स्टेट है, ये अभी भी एप्लीकेबल है ना 23-24 का, बट दिस इज अगेन, हाँ, दीज बोथ आर ऑल्सो द प्रेजेंट स्टेटस एज वेल, है ना। तो महाराष्ट्र, फिर केरला एंड तमिलनाडु, तो ये याद रख सकते हैं जो टॉप 3 रेसिपिएंट स्टेट है। बाकी इन सारे चीजों में यू कैन इग्नोर, बस ये डेटा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यू कैन इग्नोर। रेमिटेंस के बारे में यू नो, है ना, जो फॉरेन में जो वर्क कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर होम कंट्री। सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ठीक है, मतलब ये तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इग्नोर कर सकते हो, लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम एंड एवरीथिंग। मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अप टू ये, है ना, ये जो 2,50,000 इतने $1 million यू कैन फ्रीली रेमिट, बस इतना ही है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर प्रीलिम्स, यू कैन। फिर नेक्स्ट इज अबाउट एफटीएस। तो अभी बहुत सारे एफटीएस, इनफैक्ट जो लॉन्ग पेंडिंग एफटीएस थे वो साइन कंक्लूड हुए हैं इंडिया के साथ। तो एक इंडिया और यूके वाला कंक्लूड हुआ है ना। तीन 3 साल से नेगोशिएशन चल रहा था, फाइनली इट हैज मतलब कंक्लूडेड। तो पोटेंशियली यूपीएससी वोंट आस्क विद रिस्पेक्ट टू यूके, बट हाँ, हुआ क्या है ये देख लेते हैं एक बार। एक तो ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन मतलब इंट्रोड्यूस हो चुका है, विच इज अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों कंट्रीज के एम्प्लॉयज हैं, अभी वो एक ही जगह अपना सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मतलब दोनों कंट्री में देना नहीं होगा, विच इज अ गुड थिंग, है ना। पहले इसको लेकर के लॉस होता था, तो दिस दिस इज गोइंग टू सपोर्ट। बाकी और कुछ भी नहीं है। और फिर की हाइलाइट्स में ठीक है, मतलब वी नो कि अगर जब भी एफटीए साइन होता है, तो देर इज रिलैक्सेशन इन ड्यूटीज, है ना, या तो उसको जीरो कर देते हैं, है ना, या फिर रिड्यूस कर देते हैं, जीरो या फिर रिडक्शन। और सिर्फ अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको पीटीए बोलते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। एफटीए में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, है ना। तो देर इज सर्टेन सेक्टर्स या कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जहां पर ड्यूटी को जीरो कर देते हैं, उसके अलावा मार्केट एक्सेस वगैरह ईज कर देते हैं। तो यूजुअली एफटीएस में यही होता है, अब ये पढ़ने मत लग जाइएगा। तो हाँ, ठीक है, एफटीए के बारे में इन्होंने एक ये दे रखा है, मतलब दिस 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 इज देयर व्हाट टू से, मतलब रेगुलर इन्फोग्राफिक के हमेशा ही देते रहते हैं कि पीटीए एफटीए और ये सेका सेपा वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। तो ठीक है, मतलब इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। पीटीए में बस ये याद रखना है कि जो टैरिफ वगैरह होता है उसमें रिड्यूस करते हैं, और एफटीए में रिड्यूस भी करते हैं, प्लस दे ऑल्सो अलाउ जीरो ड्यूटी ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर ये जो सीईसीए और सीईपीए होता है, इसमें ना सिर्फ ट्रेड बल्कि और भी जो सेक्टर्स होते हैं ट्रेड के, जैसे इन्वेस्टमेंट, है ना, फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, रेगुलेशन, ओवरऑल ही इसमें ईज आ जाता है ना। तो ये बहुत सारे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया या फिर अपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज यूएई वगैरह से भी ये सीईपीए और सीईसीए टाइप के अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, है ना। फिर हाँ, एफटीए साइन करने से पहले एक जो प्रिकर्सर होता है उसको अर्ली हार्वेस्ट स्कीम बोलते हैं। तो मतलब जस्ट नो कि ये किस चीज से रिलेटेड है। जैसे लॉन्ग पेंडिंग एफटीए होते हैं, उसके पहले अर्ली हार्वेस्ट वाला इनिशिएटिव चल रहा होता है, जिसमें कंट्रीज आर ट्राइंग की कैसे निगोशिएट करना है, कुछ कुछ चीजें वो लोग पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन करके देखते हैं कि कैसा होता है, मतलब लॉस तो नहीं हो रहा है दूसरी कंट्रीज को, ऐसा, है ना। तो इट इज काइंड ऑफ द ट्रायल ओनली। उसके बाद फिर ये 2024 में साइन हुआ था, ये अपने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, ये ईएफटीए इज नॉट एन एग्रीमेंट, एफटीए यहाँ पर डज नॉट शो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इट इज फ्री ट्रेड एसोसिएशन ऑफ यूरोप, जिसमें हमारे 4 कंट्री है। LINS इसका निमोनिक है, L इज योर लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये हमारे 4 यूरोपियन कंट्रीज है जिनके साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, उस अग्रीमेंट का नाम है टीईपीए।
ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। अब दिस इज बियॉन्ड एफटीए, मतलब दिस इज नॉट एफटीए बेसिकली, तो एफटीए नहीं है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, लाइक लाइक इट कैन बी कंपेयर टू सीईपीए या फिर सीईसीए। व्हाई? बिकॉज जैसे अभी हम लोग पिछले वाले में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी बात होती है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, रेगुलेटरी इश्यूज और इन्वेस्टमेंट की बात होती है। इसीलिए दिस इज नॉट एफटीए, मतलब ये याद रखिएगा, देयर कैन बी अ सेंस ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। तो क्या है इसमें, ये जो टीपीए है इसमें देर इज ऑल्सो अबाउट ये ड्यूटी, मतलब रिलैक्सेशन या ड्यूटी फ्री वाली भी बात है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की भी बात है कि अराउंड 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, हाँ, ईएफटीए नेशंस कौन कौन से हैं, तो ये है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिर इट इज द फर्स्ट एफटीए साइन बाय इंडिया टू इनकॉर्पोरेट, ओके इग्नोर दिस, मतलब ठीक है, इट इज नॉट एफटीए, व्हाई आई डोंट नो व्हाई डिड दे राइट दिस, क्योंकि इसमें उसके बियॉन्ड भी अग्रीमेंट्स है। इट ऑफर्स बाइंडिंग कमिटमेंट ऑफ डॉलर ये 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। सो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट नाम है। बाकी ये जो फीचर्स है ये यू कैन इग्नोर। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू, मतलब जिसको अभी अप्रूवल मिला है, बट ऐसा जिसका कोई फीचर वो नहीं है जो प्रीलिम्स का पोटेंशियल क्वेश्चन बन पाए, तो यू कैन लाइक सेफली इग्नोर दिस, है ना। मतलब नाम अगर आ भी गया तो आप स्टेटमेंट के थ्रू इजीली गेस कर सकते हो, तो ये जो बहुत पिक्यूलियर डिटेल्स दे रखे हैं, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात ये सब इग्नोर कर दीजिए, है ना। और फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा है वो मतलब फ्रीक्वेंटली आप लोग मेंस के लिए भी पढ़ते होगे तो वो पता होगा। क्या है अभी इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर का सीन, तो 21% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और 45% आता है कहाँ से, एमएसएमई से, है ना। तो 45% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स कम्स फ्रॉम एमएसएमईज, और ओवरऑल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है 21%। और ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओनली 2.5%, ठीक है। ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब सिंस वी आर रीडिंग दिस अप्रैल टू नवंबर 2025 वाला मैगजीन, तो इट इज स्टिल सेम, मोर और लेस इतना ही है अभी। जो ये जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की एनालिसिस अभी तक आई नहीं है ना। अभी 31 मार्च को ही जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो डोंट वरी, अपडेटेड आएगा, वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो मोर और लेस इतना ही है, एंड जो ये डेटा है जस्ट इन केस यूपीएससी आस्ट, तो ये अभी भी रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। बाकी ये सारे डेटा इग्नोर कर सकते हो आप लोग। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, तो मतलब वही उसको प्रमोट करने के लिए देयर इज दिस इनिशिएटिव कि उन लोग को प्रॉपर ये एक्सेस मिलेगा, एक्सपोर्टर्स को, है ना। क्या क्या है ऑब्जेक्टिव, एक बार देख लीजिए, याद रहेगा वैसे, टू एनहांस लिक्विडिटी, सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, दैट्स इट, ठीक है। ये बाकी के डिटेल्स में डू नॉट डेल्व इनटू। फिर है नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही बेसिक सा, मतलब जो बेसिक इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई का जो ग्राफ होता है कैसे मूव होता है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ता है, और अगर सप्लाई कम हो रही है तो भी प्राइस बढ़ता है ना। अगर किसी चीज की सप्लाई कम है तो देयर विल बी राइज इन प्राइस। बाकी ये ग्राफ का मूवमेंट राइट साइड कब होता है, लेफ्ट साइड कब होता है, ठीक है, एक बार मतलब मतलब व्हाट टू से, यू कैन जस्ट ग्लांस थ्रू, बट इसमें ऐसे बहुत डिटेल में नहीं जाना कि इसका जो इक्वेशन है या फिर मूवमेंट है उस पर ही ध्यान लगा रहे हैं, है ना। तो वो बहुत बेसिक सी चीजें होती है। अगर आप इमेजिन भी करोगे कि अगर किसी चीज के लिए डिमांड बढ़ रही है तो ऑफकोर्स उसका प्राइस बढ़ाया जाता है, ताकि क्वांटिटी के बेसिस पे, मतलब किसी भी चीज की लिमिटेड क्वांटिटी है ना, अगर डिमांड ही बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सबको सेटिस्फाई करने के लिए उसका पैसा बढ़ा दो, सो दैट फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। सेम सप्लाई के साथ भी है ना। अगर किसी चीज का सप्लाई लिमिटेड है ना, तो वहां पे भी हमें क्या करना होगा, प्राइस बढ़ा देना होगा, ओके। इन्फ्लेशन एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है, इसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं, है ना। इन्फ्लेशन क्या होता है और प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह क्या होती है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी इज जस्ट अबाउट कि कितना वो रिस्पॉन्सिव है चेंज इन प्राइस को, रिस्पॉन्सिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेशन की वजह से। तो वर्स्ट केस मान के चलते हैं, जब हम इलास्टिसिटी कंसीडर करते हैं कि प्राइस बढ़ गया है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या होगा कंज्यूमर का बिहेवियर, है ना, क्या उसको लेके डिमांड बढ़ेगी या नहीं। तो ये बहुत ही, मतलब अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो यू कैन गेस, है ना। जैसे कैसे पता कर सकते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज एसेंशियल है, लाइक फ्यूल, है ना, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, अब ये एसेंशियल है, इनका प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग इसको परचेज कर रहे होंगे। तो दैट शोज कि इसकी प्राइस, जो इसका प्राइस होगा, आई मीन जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा, दैट विल बी वेरी इनइलास्टिक, है ना। इसको इस पे इम्पैक्ट नहीं होता है, डिमांड इसकी चेंज नहीं होती है। बट अगर कोई चीज, ये सारे मैंडेटरी या फिर एसेंशियल्स है ना, जो हमारे डे टू डे में काम आने हैं। अब कोई चीज वॉलेंट्री है या फिर एक्स्ट्राज होते हैं जो, है ना, जैसे
एक्स्ट्रास में क्या कंसीडर कर सकते हैं, लाइक लेट्स से आईफोन है ना, या फिर वेकेशन, है ना। तो ये सारी चीजें निगोशिएबल है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है आईफोन का तो लोग उसको नहीं परचेज करेंगे, या फिर अगर वेकेशन कॉस्टली होता जा रहा है ना, तो पीपल विल नॉट गो ऑन वेकेशन। तो ये क्या होगा, ये इलास्टिक होता है व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लक्चुएशन इन प्राइस। ठीक है, ये एक एक ग्राफ पढ़ने मत लग जाना, ये पूरा ये टेबल काट दो, काम का नहीं है। ठीक है, फिर पीपीआई इज नेक्स्ट आर्टिकल। पीपीआई इज व्हाट टू से, बहुत लॉन्ग पेंडिंग वो है प्रपोजल कि डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर देते हैं पीपीआई से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं व्हेन वी कंपेयर दिस विद डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो हाँ, इसको लेके जो कमिटी फॉर्म हुई थी, फॉरगेटिंग द नेम, किसने हेड किया था, ओके, नीति आयोग मेंबर, हाँ, दिस रमेश चांद, इन्होंने प्रपोज किया था टू एग्जामिन द प्रपोज पीपीआईज एंड सजेस्ट अ रोड मैप फॉर स्विचिंग फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई। तो ये है अभी मतलब जो रिसेंटली फॉर्म हुआ था वर्किंग ग्रुप। ठीक है, पीपीआई क्या होता है? दिस इज द प्राइस विद रेफरेंस टू जो प्रोड्यूसर है ना, एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोड्यूसर रिसीव्स। जैसे होल डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये कौन सा प्राइस है होल सेलर के रिस्पेक्ट से। और जो सीपीआई होता है वो प्राइस क्या है, जो कंज्यूमर पे कर रहा है। उसी तरीके से प्रोड्यूसर प्राइस कौन सा होगा, जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है ना। प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड होता है, फार्म गेट पे, मतलब जो इंडस्ट्री गेट होता है ना, जब वो प्रॉपर मार्केट, जैसे फैक्ट्री आउटलेट है, तो जब ये बाहर निकल रहा है फैक्ट्री गेट से, जब बाहर निकल रहा है ये ट्रक पे चढ़ गया सामान, है ना, तो यहाँ पे जो प्राइस होता है इसी को ही प्रोड्यूसर्स प्राइस कहते हैं, इन्होंने जो प्राइस पे किया है। ठीक है, अब क्यों रिप्लेस करना है इसको, नीड टू रिप्लेस डब्ल्यूपीआई, इट मींस कि पीपीआई के कुछ बेनिफिट होंगे और डब्ल्यूपीआई में कुछ कुछ फ्लॉज होंगे, है ना, तो वो दोनों ही एक बार पता होने चाहिए। तो डब्ल्यूपीआई में क्या क्या फ्लॉज है, अब इसमें सबसे बड़ा जो बहुत ही मतलब हाईलाइटेड इशू है कि इसकी डब्ल्यूपीआई में डबल या फिर मल्टीपल काउंटिंग हो जाती थी सेम प्रोडक्ट की। कैसे हो जाती थी, अब जब वो कॉटन है ना, एक रॉ कॉटन या कोई भी रॉ प्रोडक्ट जो होलसेल में सेल हो रहा है ना, तो वो भी एक रॉ मटेरियल ही है। अब उसका जो प्राइस है, अभी ये वापस से यार्न बन गया है, ये भी होलसेल में सेल हो रहा है, तो यही सेम चीज का प्राइस दो बार काउंट हो जाता था, है ना? तो इसकी वजह से ये डबल काउंटिंग वाला इशू होता था। दूसरा क्या इशू था डब्ल्यूपीआई को लेकर के, इट इट डिड नॉट इंक्लूड दिस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, है ना, क्योंकि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ही डिपेंडेंट था। दूसरा सॉरी थर्ड क्या है, इट एक्सक्लूड्स दिस सर्विस सेक्टर। ये आप सबको पता होगा कि ये जो तीनों पैरामीटर होते हैं, पीपीआई, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, है ना, इन दोनों में गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होते हैं। डब्ल्यूपीआई इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू गुड्स। तो क्या होता था, जो सर्विस अपना सर्विस सेक्टर है, जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, वो इग्नोर हो जाता था। सो इट यूज टू गिव अ फ्लॉट पिक्चर, है ना। तो डब्ल्यूपीआई के ये तीन फ्लॉज थे। अब पीपीआई में क्या क्या बेनिफिट्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि पीपीआई इट अलाइंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, विच मीन्स कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे फॉलो पीपीआई ओनली टू कैलकुलेट देयर प्राइस इंडाइसेस। ठीक है, उसके बाद फिर जो पीपीआई है इट टेल्स अबाउट दिस इन्फ्लेशन, है ना, ड्यू टू प्रोडक्शन कॉस्ट एंड गवर्नमेंट टैक्सेस एज वेल। और फिर तीसरा है कि पीपीआई सिग्नल्स इन्फ्लेशन बिफोर इट हिट्स द डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, एक्टिंग एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो वही मतलब सिंस इट एक्सक्लूड्स टैक्सेस एंड एवरीथिंग, तो इसमें वही इन्फ्लेशन का वो मतलब एलिमेंट रहता है। ठीक है, पीपीआई एक्सक्लूड्स टैक्सेस, है ना, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, जैसे अपने डब्ल्यूपीआई में रहता है ना, बट इसमें नहीं होता है प्रोड्यूसर वाला जो पीपीआई है ना। यहाँ पे जो होलसेलर जो होते हैं वो लोग जो प्राइस पे करते, सॉरी, जो टैक्स पे करते हैं दैट इज देयर। सेम सीपीआई में भी होता है ना। सीपीआई में जो भी कंज्यूमर कौन कौन से टैक्सेस पे करते हैं, तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं वो होता है, बट पीपीआई में नो टैक्सेस, है ना, इट एक्सक्लूड्स टैक्स। अब ये कंपैरिजन इन्होंने दे रखा है, जो अभी हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पे आपको सारा कुछ ही लिस्टेड मिल जाएगा। तो अभी रिपीट करने की तो नीड नहीं है, जस्ट मतलब जब आप रिवाइज करो फ्यूचर में तो सिर्फ ये टेबल देख लेना, है ना, फिर बाकी का जो ये डिटेल है यू कैन इग्नोर। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ ही, हाँ, करंट बेस ईयर वगैरह ठीक है, ये अपडेट हो चुका है तो देख लेना। फिर ये है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर या फिर रूरल लेबर वाला। ठीक है, तो इसमें लेकर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन ये मतलब हु रिलीजेस दिस, तो कौन करता है, लेबर ब्यूरो। बाकी ये जो मैथमेटिक्स है ये सारी चीजें इग्नोर कर दो। हाँ, ये कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो या मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इग्नोर कर देना।
ये क्या होता है रूरल लेबर, प्लीज डू नॉट रीड ऑल दीज थिंग्स। फिर नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें वही क्या याद रखना है, हु रिलीजेस दिस, तो दो बॉडीज है, यूएनडीपी और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये यूएनडीपी और ओपीएचआई का इनिशिएटिव है। और क्या याद रखना है इसमें, डेटा वगैरह जो ये दिए रहते हैं ना कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्लीज डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर, ये याद नहीं होंगे ना पूछे जाएंगे। हाँ, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, मतलब नहीं पैरामीटर इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो अभी आई मतलब आप लोगों को पता भी होगा, तो जो इंडिकेटर्स है इसमें तीन इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ, एडुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब इन सबका वेटेज होता है 1/3, 1/3 और 1/3। लेकिन ओवरऑल जो होते हैं है ना, माइक्रो जो इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब आई थिंक ये ब्रॉडर वाले को पैरामीटर बोल सकते हैं। और इनके अंडर मतलब इन तीनों के अंडर जो आते हैं वो टोटल 10 माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब हेल्थ में भी दो होते हैं, एजुकेशन में दो होते हैं, चार इधर हो गए, और छह होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। अभी जो तीन इंडिकेटर है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सेम तीन इंडिकेटर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला जो होता है ना, एचडीआई में भी यही सेम होते हैं। ये हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 10 माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, उनका भी वेटेज वैसे ही डिवाइडेड रहता है कि सम टोटल हमारा 1 हो जाए। ठीक है, तो इंडिया क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर फॉर प्रीलिम्स। ये जो बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, 10 माइक्रो, अभी वो एक बार देख के यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा इंडिया का स्पेसिफिक भी है जिसको एमपीआई इंडिया बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया, विच इज ब्रॉड बाय नीति आयोग। उसमें भी जो तीन हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो सेम है। स्टैंडर्ड सॉरी जो माइक्रो इंडिकेटर्स है उसमें दो और ऐड हो गए हैं। ठीक है, कौन से ऐड हुए हैं, मैटरनल हेल्थ और ये बैंक अकाउंट, है ना। तो जो 10 है बाकी के, वो एक बार इस टेबल से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो हेल्थ में कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड में है कुकिंग फ्यूल है या नहीं, सैनिटेशन कंडीशन कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। डोंट ट्राई टू रिमेम्बर दीज, आएगा तो इजीली गेस कर लोगे आप, है ना। बस ये ब्रॉडर याद रखना कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है। और जो एक्स्ट्रा है दो इंडिया के रिस्पेक्ट में, uh, हाँ, it is given here, नीति आयोग वाले पेज पे। So it uses all 10 indicators from global MPI and it also has two additional indicators which are maternal health and bank accounts। ठीक है, तो ये दो है जो अलग से इंडिया के, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी आप इजीली गेस कर लोगे, है ना। और हाँ, इसकी वैल्यू वही 0 to 1 होती है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। वेट क्या होता है, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली वही डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इधर 6 है तो 1/18 और इधर, है ना। तो वैसे ही करके इनको एक बार देख लेना, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज, है ना। बस देखोगे तो वो विजुअल मेमोरी में रहेगा एंड देन इट विल हेल्प यू इन मार्किंग करेक्ट ऑप्शन जस्ट इन केस इट कम्स। ठीक है, बाकी सारी चीजें इग्नोर करिए। और फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इसको रिलीज करते हैं एंड देन इंडिया इज दैट इन द रेंज ऑफ दैट, वो इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पर हमारे इंडिया में कैसी है, तो हाई है ना। वो हम लोग ऑक्सफैम वाला भी रिपोर्ट पढ़ते हैं। ये सारे डेटा इग्नोर कर देना, डोंट ट्राई टू मेमोराइज एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद फिर ये गिनी इंडेक्स। उससे पहले ये जो लॉरेंस कर्व होता है, ये जो आप लोग स्टैटिक इकोनॉमी में पढ़ते हो, वो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो लॉरेंस कर्व किस चीज से रिलेटेड रहता है, इनकम इनइक्वालिटी से। और इसकी जो वैल्यू होती है, इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1। 0 सिग्निफाइज इक्वालिटी है उस देश में, और 1 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, और 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। इंडिया अपना मीडियम इनइक्वालिटी वाला कंट्री आ जाता है लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हाँ, बस इतना ही है। और गिनी इंडेक्स वही जो वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच की, उसी को ही बोलते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये अभी आरबीआई ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, दो 2021 से ही, तो बहुत रिसेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो आरबीआई करता है। और वैल्यू क्या है ये याद नहीं रखिएगा, ठीक है, बस आरबीआई रिलीज करता है एंड इट इज अ न्यू, तो कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, 2021 में पहली बार रिलीज हुआ था। स्कोर वगैरह नहीं पढ़िएगा ना, ये सारी चीजें पढ़िएगा, ये इग्नोर कर दीजिए। फिर पब्लिक डेट इन इंडिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो अभी इनफैक्ट जो अपडेटेड वाला कंटेंट आएगा प्रोबेबली उसमें और अच्छे से होगा आफ्टर दिस बजट। तो ठीक है,
पब्लिक डेट इन इंडिया, अब इसको इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की नीड होगी। पब्लिक डेट क्या होता है, जो भी सरकारी वो होते हैं, मतलब डेट वगैरह होते हैं, इसके लिए एफआरबीएम में टारगेटिंग के लिए वो होते हैं, है ना, मतलब प्रोविजंस है। जैसे हम कल देख रहे थे ना, 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट को लेके। उसी तरीके से डेट टू जीडीपी रेशियो कितना बताया था कल, 60% है ना, 40 जिसमें सेंटर के लिए अलाउड है और 20% हमारे स्टेट्स के लिए अलाउड है। बट अगर जो रियलिटी देखोगे तो इट इज मोर देन 80%, है ना, पब्लिक डेट इन इंडिया। अब सोर्स क्या होता है पब्लिक डेट का, वो इम्पोर्टेंट है, और अभी क्या क्या किया जा रहा है टू, मतलब इस स्ट्रेस से मतलब इससे बचने के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। ठीक है। हाँ, ये मोर ऑन न्यूज वगैरह ये सारी चीजें आप इग्नोर कर दीजिएगा। ये एफएसडीसी के बारे में यस्टरडे आई वाज मेंशनिंग, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इट इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऐसे लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से बॉडीज है जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, कौन से पीएम करते हैं, और कौन से आरबीआई करते हैं। बस यही तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसेज है इकोनॉमी को लेके। ठीक है, पब्लिक डेट इन इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो पब्लिक डेट क्या होता है, जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ बोरोइंग है गवर्नमेंट की या फिर पब्लिक सेक्टर बॉडीज की। ठीक है, कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन गवर्नमेंट से। अब इट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अब इन दोनों में इंटरनल डेट हमेशा ज्यादा है। ठीक है, इंटरनल डेट कितना है, 96.59%। ये याद रखिएगा, ये अभी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इंटरनल डेट इंडिया का ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट विथ एक्सटर्नल डेट। तो एक्सटर्नल डेट बहुत ही कम है, 3.41%, और इंटरनल डेट 96% है। अगर ये वैल्यूज चेंज भी हो रही है तो भी आप देखो कि कितना वास्ट डिफरेंस है ना। तो इट इज स्टिल एप्लीकेबल, ये नहीं सोचने का है कि 2025-26 बजट का है। उसके बाद फिर एक्सटर्नल डेट में भी सबसे ज्यादा क्या है ना, तो सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन आता है हमारे यूएस डॉलर का, विच इज अराउंड 54%, एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ एज वेल, है ना। ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है। उसके बाद फिर इंडियन रूपी है, फिर जापानीज येन एंड एसडीआर। ठीक है, ये यही सीक्वेंस है। तो एटलीस्ट ये पता हो कि एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो यूएस डॉलर का है, उसके बाद इंडियन रूपी का है। ये दोनों टॉप टू पता हो। फिर ये जो है ये थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर भी सकते हैं, बट मेजर आर दीज टू ओनली। ठीक है। और इसके अलावा, हाँ, कौन से इंस्ट्रूमेंट, तो लोन सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, मतलब ये डेट कहाँ से आ रहा है, तो लोन्स के थ्रू 34% शेयर है लोन्स का। और ठीक है, एक बार इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट का ये जो टेबल है ये देख लेते हैं। इंटरनल डेट का सोर्स क्या है, या तो सिक्योरिटीज, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और नॉन मार्केटेबल। तो कौन कौन से मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको जीसेक बोलते हैं, फिर टी बिल्स, ट्रेजरी बिल, और कैश मैनेजमेंट बिल्स जो स्टेट्स भी यूज करती है। ठीक है, नॉन मार्केटेबल में क्या है, इंटरमीडिएट ये टी बिल्स, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग एक्सेट्रा। एक्सटर्नल डेट में मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसी सच एज ये आईडीए, आईबीआरडी, एडीबी एक्सेट्रा, है ना। और इनमें भी भाई ये एक्सटर्नल डेट का ये तो इन्होंने मतलब बता दिया कि कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा, अगर पुट मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आता, यू कैन यूज इट वेरी सेफली इन योर मेंस आंसर्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थीम भी है पब्लिक डेट। बाकी क्या क्या रेगुलेशन, हाँ, तो ये अभी मेंशन किया था एफआरबीएम, है ना। तो टारगेट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना होना चाहिए, 40% ऑफ जीडीपी, और ओवरऑल 60%, जिसमें 20% हो गया हमारे स्टेट्स का। फिर आरबीआई एक्ट में भी प्रोविजन है ना। आरबीआई का काम क्या है, टू मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पब्लिक डेट, है ना। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आप गेस कर लो, मतलब आरबीआई में भी है प्रोविजन। उसके बाद रीजंस क्या है, तो ठीक है, मतलब ये इग्नोर कर दो, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर है अमृत मिशन के बारे में अगला आर्टिकल, इसका 10 साल पूरा हो गया है, 2015 में आया था, इसकी 2015 या 16 में, नहीं 15 में, हाँ। तो 10 years कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़िएगा, मतलब ठीक है, 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, है ना, मतलब सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, हर जगह ही है। तो अब सब तो नहीं पढ़े जा सकते, तो मतलब एक ब्रॉड वो पता हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट्स को गेस कर सकते हो। मिनिस्ट्री अपनी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, और फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम देख लेते हैं, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अगर इनिशिएटिव का नाम है, तो जो अर्बन मैटर्स होते हैं, जैसे स्ट्रीट को लेकर के, है ना, वाटर सप्लाई हो गया, फिर और क्या क्या चीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्हीं सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो अबाउट ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ, यहाँ पे है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेक्टर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस, हाँ, ड्रेनेज भी एक अर्बन मैटर है, ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स एंड नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, अब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है, यू कैन लाइक मेक अ गेस, वहां पे इंटेलिजेंट गेस आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें मत
पढ़ने लगना, पेजल सर्वेक्षण, बिहेवियर चेंज, ठीक है, ये सारी चीजें इग्नोर कर दीजिए। टारगेट चेंज, आई मीन जो डेडलाइन है वो चेंज होता रहता है। जो अमृत 2.0 है, जो ऑब्जेक्टिव है मोर और लेस सेम रहेगा, या कोई नया मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो स्केलेटन है वो अभी भी सेम रहेगा, बस उसकी डेडलाइन आगे बढ़ा देते हैं, मतलब प्रोबेबली अभी 2025-26 वाली चल रही होगी, है ना, तो यही है। ये सारी चीजें इग्नोर करिए, फिर फीचर्स वगैरह इग्नोर करिए, ये सब भी, है ना। फिर इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये हमने भी देखा था पिछले साल ही कि जापान को सरपास करके इंडिया हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट। तो अभी जापान हमारा फिफ्थ हो चुका है, इंडिया फोर्थ हो चुका है ना। फोर्थ क्या है, तो तीन आगे कौन है? प्रेजेंटली इट इज यूएस, चाइना एंड जर्मनी। जर्मनी और इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? तो मतलब बहुत मिनिस्कल सा डिफरेंस है, तो हो सकता है इंडिया ये भी ब्रीच कर ले बाय द टाइम योर प्रीलिम्स तक। तो ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबली यूपीएससी वोंट आस्क, बट जस्ट इन केस अभी किसने मतलब किसको सरपास किया है, तो इट इज जापान। जीडीपी, अब ये तो आई डोंट थिंक कि बताने की जरूरत है क्या होता है ना। तो इसमें बस जो तीन कीवर्ड है वो याद रखना है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर टेरिटरी की भी बात होती है, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विस, और टाइम की भी बात होती है। तो तीनों, ये तीन कीवर्ड है, बाकी इसके अलावा और भी कुछ आएगा फ्रेम, मतलब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो यू कैन इजीली गेस। ये मेथड वगैरह तो चलो ये आप सबको पता ही है, ठीक है, ये भी इग्नोर कर दीजिए। बस हाँ, ये मार्केट प्राइस होता है, दूसरा होता है बेसिक प्राइस, और तीसरा होता है फैक्टर कॉस्ट। इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो वो बेसिक प्राइस बन जाता है। बेसिक प्राइस में अगर हम लोग प्रोडक्ट टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है ना। मतलब इट ऑल्सो इंक्लूड सब्सिडीज एज वेल, मतलब नेट कर दिया उसका, है ना। तो नेट प्रोडक्शन कॉस्ट से बेसिक प्राइस, और नेट प्रोडक्ट कॉस्ट से मार्केट प्राइस। बाकी ये जो, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में, ये जो, हाँ ये एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, इससे यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। बाकी ये सारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन रिलीज करता है जीडीपी, है ना, तो एनएसओ कौन सा ये यूज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 वाला डेटाबेस, एमसीए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेस ईयर अभी शिफ्ट हुआ है 2022-23, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एंड देन कमिटी जिसने रिकमेंड किया था, बीएन गोल्डार कमिटी, ठीक है, तो ये अभी रिसेंट का न्यूज है। हाँ, इसमें और कुछ नहीं है। फिर एमओएसपीआई जो अपनी स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है, इट हैज रिलीज्ड केपेक्स सर्वे। सर्वे कितने भी टाइप के दिए हो, किसी भी पीटी में दिए हो, प्लीज डू नॉट रीड, नो सर्वे इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, है ना। तो क्योंकि ये सारे मतलब बहुत ही पिक्यूलियर डेटा वगैरह मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं फ्लक्चुएशन, तो बहुत ही ज्यादा मतलब ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तो इग्नोर एनी काइंड ऑफ सर्वे, ठीक है। पता होना चाहिए कि केपेक्स क्या होता है, कोई भी सर्वे हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब जिस भी चीज का सर्वे हो रहा है वो सर्वे की फाइंडिंग्स नॉट नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर फिल्म्स, तो सब इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या ये जो फ्लक्चुएशन हुए हैं ना, फाइंडिंग्स वगैरह, प्लीज इग्नोर। केपेक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो कोई भी एक्सपेंडिचर, मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जब इट इज एक्सपेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स, उसको केपेक्स बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, या फिर एनी एक्सपेंडिचर विच रिड्यूसेस लाइबिलिटीज, तो वो पार्ट हो गया हमारे केपेक्स का। हाँ, केपेक्स और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है, तो भाई क्रिएट्स एसेट फॉर द फ्यूचर, डज नॉट क्रिएट और रिड्यूसेस लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फ्रॉम नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड क्या होता है। फिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, आईएसएआर, प्लीज इग्नोर दिस आर्टिकल। फिर एचडीआर, है ना, तो ये एचडीआर कौन रिलीज करता है, वही सिर्फ दो चीज पता होना चाहिए, हु रिलीजेस, यूएनडीपी रिलीजेस, एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स, तो वही तीन इंडिकेटर है जो अभी हमने एमपीआई में देखा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, हेल्थ, एडुकेशन एंड देन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है। ये मतलब हेल्थ, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, फिर नॉलेज हो गया अपना एजुकेशन से रिलेटेड, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, ये तीन डायमेंशन है। हाँ, अंदर के जो माइक्रो इंडिकेटर्स है वो इससे इसमें और उसमें डिफरेंस है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है इसमें, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जीएनआई पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
उसके माइक्रो इंडिकेटर्स अलग है, बट जो ब्रॉडर 3 डायमेंशन है वो दोनों में सेम है। बाकी ये इन सबकी डिटेल चीजें ये पढ़ने नहीं लग जाइएगा, बस ये देख लीजिएगा कि पैरामीटर्स क्या है ना। तो ये अभी हमने ब्रीफली डिस्कस भी कर लिया है। और इंडिया बहुत टाइम से मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी है। ऑल्दो इट विल नेवर बी अ क्वेश्चन, बट इंडिया का स्टेटस क्या है? मीडियम, है ना, मीडियम डेवलपमेंट में है। और इनइक्वालिटी वाले टर्म्स में हम लोग हाई इनकम इनइक्वालिटी वाली कंट्री है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अब इसमें तो जो कोर इकोनॉमी वाला था वो हो गया, ये डायनेमिक पोर्शन आई थिंक, हाँ यही से स्टार्ट होता है 6 चैप्टर से, एग्रीकल्चर और फिर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक इंफ्रा वगैरह भी होगा। तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये पहला इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नाउ फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन सी दैट इट इज रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर। अब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव होगा तो कैच क्या होता है? मोस्टली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फार्मर्स इनकम बढ़ाना, और तीसरा होता है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन, जो शेयर है जीडीपी में, ना शेयर इन जीडीपी, उसको बढ़ाना। और अभी के जो इनिशिएटिव्स होंगे, जैसे जो अब रिवैम्प वाले आ रहे हैं, जैसे 2.2 3.2 रहता है, तो उनमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की भी बात रहती है। तो ब्रॉडली एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी इनिशिएटिव रहेंगे उनका एम यही रहेगा, है ना। कुछ अगर ऐसे यूनिक सा होगा वो बस याद रखने का है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जेनेसिस ये सारी चीजें इग्नोर करिए। ऑब्जेक्टिव एक बार रीड कर दे रही हूँ: टू एड्रेस द क्रिटिकल गैप इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग मैंने इग्नोर हो गया। ओवरऑल जो मार्केटिंग या सप्लाई चेन है उसको देखते हैं ना किसी भी इनिशिएटिव में। ओके, जस्ट सेकंड, हाँ। फिर ये ड्यूरेशन, नोडल एजेंसीज, ये सारी चीजें इग्नोर कर दीजिए, स्ट्रक्चर कंपोनेंट भी, ठीक है। अ, फिर टारगेट अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट, किसी भी इनिशिएटिव का कोई भी ये अचीवमेंट वगैरह याद करने की नीड नहीं है ना। कहाँ कहाँ फोकस है ये हमने अभी देख लिया ब्रीफली, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, फिर इनकम वगैरह जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ऐसा कुछ रहता है तो यू कैन इजिली मार्क करेक्ट, है ना। फिशरी सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। वाई वाई बिकॉज इंडिया इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है ना। कौन से रिवॉल्यूशन के थ्रू है? चलो बताओ। कलर कोडेड जो रिवॉल्यूशन है ना, उनमें कौन कौन से कलर्स फिशरी सेक्टर से डील करते हैं? तो फिशरीज अपना स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इनलैंड जो होता है, इनलैंड फिशरीज जो होती है, दैट कम्स फुल्ली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। और जो मरीन सेक्टर है वो शेयर होता है, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो कोस्टल स्टेट्स है बेसिकली। और जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है उसमें इंडिया इज लीडिंग, है ना, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इनलैंड फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर ऐसा करके लार्जेस्ट आ रहा है तो डोंट थिंक कि चाइना होगा, यहाँ पे इंडिया है। बहुत कम ही चीज ऐसी है जिनमें इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो जो कम चीज है वो पता होनी चाहिए, बाकी समय मोस्टली चाइना या कोई और कंट्री होगा। तो जो आई थिंक 7 8 ऐसे आइटम्स है जिनमें इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो प्लीज वो सारों की लिस्ट बना लीजिए, है ना, जब भी यू कम अक्रॉस यू राइट इट, है ना। तो इंडिया किस चीज में लार्जेस्ट है, तो अभी हमें पता चल गया फिशरीज में है, मतलब इनलैंड फिशरीज स्पेसिफिकली, है ना, इनलैंड वाला, उसको मार्क कर लिया। बाकी और तो, हाँ, देयर इज नथिंग इन दिस आर्टिकल। नेक्स्ट इज दिस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो फिर से एग्रीकल्चर रिलेटेड ही है। तो इसमें जो ये बहुत ही रिसेंट की स्कीम है, मतलब 2025-26 वाला जो बजट था उसी में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके जो ऑब्जेक्टिव हो वो 3 C's है ना। पहला है 3 C, ठीक है। क्रॉप इंटेंसिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। फिर क्रॉप इंटेंसिटी हो गया, और क्या है? क्रेडिट, है ना। और एक तीसरा C है अपना क्रॉप ईल्ड, हाँ, सबसे पहले यही क्रॉप ईल्ड, क्रॉप इंटेंसिटी और क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लाइक कि फार्मर की इनकम बढ़ाना, ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनाना एग्रीकल्चर को। अब इसके अंडर बहुत सारे इनिशिएटिव्स, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अभी कंबाइन करोगे तो इन तीनों में ही सारे फिट हो जाएंगे। तो जहां भी क्रॉप यील्ड बढ़ाने की बात हो रही हो, है ना, जहां भी ये क्रेडिट की बात हो रही है, कहाँ पे डबलिंग फार्मर्स इनकम, है ना, फिर ये मैकेनाइजेशन या फिर ये सारी चीजें, तो क्रॉप इंटेंसिटी को भी बढ़ाना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बेसिकली। बाकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। ड्यूरेशन वगैरह किसी भी स्कीम का नहीं याद रखना, मोस्टली आने वाले किसी साल तक होंगी ही होंगी, है ना। ठीक है। ये बजट 2025-26 में आया था, एंड देन इट इज गोइंग टू सबज्यूम मेनी अदर स्कीम्स, है ना। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जैसे पीएम किसान, पीएम एफबीवाई, पीएम केएसवाई, ठीक है,
तो डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, क्योंकि बहुत सारी स्कीम सब्सिडी हुई है, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें ये तीनों चीजें ही कवर हो रही है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रेडिट और क्रॉप यील्ड। डोंट रीड ऑल दीज थिंग्स, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बेनिफिशियरीज कौन है, तो मतलब फार्मर्स की कैटेगरी में जो भी आ रहे हैं सब कवर हो रहे हैं, कोई नहीं छूटता है। फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह प्लीज इग्नोर। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये भी सेफली इग्नोर कर सकते हो। किसी भी इनिशिएटिव के आगे जब भी मॉडर्नाइजेशन लगा देते हैं, तो इट मीन्स ये होता है कि जो अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी या फिर जो प्रेजेंट वो है ना, सोशो इकोनॉमिक सेटअप, उसके साथ उसको एडजस्ट कर दिया। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट पहले क्या था, जैसे इरिगेशन पे फोकस कर रहा था, है ना, मॉडर्नाइजेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब इसी सेम चीज में इरिगेशन ही रहेगा, लेकिन अभी हम जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है जैसे माइक्रो इरिगेशन, है ना, उसको इंक्लूड कर लेंगे, नाम बदल जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ने नहीं लग जाइएगा, ये मतलब रेलेवेंट नहीं है ना। वाटर यूज एफिशिएंसी का की बात होगी, माइक्रो इरिगेशन की बात होगी, यही सारी चीजें। डोंट रीड दिस। तो मतलब यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये ओवरवेलमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर ये फीचर्स वगैरह पढ़ लिया तो क्रॉस कर दो। तो ये जो कमांड एरिया डेवलपमेंट है बहुत पुरानी स्कीम है, 1974-75 की है। वही ऑब्जेक्टिव क्या था, एनहांस यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड improve agriculture productivity and production on a sustainable basis। तो मतलब आई एम रीडिंग इट जस्ट फॉर द सेक कि आपको एक बार कमांड एरिया डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बताओ। अब ऐसा कोई भी इनिशिएटिव हो जिसमें मॉडर्नाइजेशन या फिर रिवैम्प लगा दिया, तो वही होता है कि जो प्रेजेंट सेटअप है, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी सेटअप, उसी के साथ एडजस्ट हो गया, है ना, ये सब कुछ इग्नोर करिए। फिर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है। अब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है तो इट मीन्स हम क्या बात कर रहे होंगे, कि इंडिया में इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है, सेल्फ सफिशिएंट होना है। बाकी इसके अलावा जो सारी चीजें होंगी यू कैन इजीली गेस, है ना, मतलब क्या ही है। पल्सेस के को लेकर के जो ब्रॉड डेटा होता है इकोनॉमिक सर्वे वाला, है ना, ये सिंपली सर्च कर लेना, किनके सारे क्रॉप्स के लिए नहीं, जो मेजर क्रॉप्स है, जैसे पल्सेस, वीट, राइस, और जो मेजर एमएसपी वाले क्रॉप है, एमएसपी के सारे 23 क्रॉप्स मत पकड़ के पढ़ने लगना। जो मेजर क्रॉप्स है जैसे कोई ये हो गए मिलेट्स, तो कुछ मेजर मिलेट्स के बारे में देख लिया, या फिर जो पहले यूपीएससी ने पूछा है जैसे कॉटन पूछा हुआ है, कौन कौन से क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, पीटी में कवर नहीं हुआ तो भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो किन पे रिसर्च करना है, वो यही सारे हैं। तो मिलेट्स हो गए, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर केन भी यूपीएससी ने फ्रीक्वेंटली पूछा है ना, किस टाइप का सॉइल चाहिए। अब ये मत याद करने लग जाइएगा कि कितने सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है, कितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, ये याद भी नहीं होगा और काम की भी चीज नहीं है ना। तो हाँ, जो और जिनको एमएसपी में कवर्ड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मेजर क्रॉप्स, बस वो देख लीजिएगा। ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर, है ना। अब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना होगा और सेल्फ सफिशिएंसी लाना होगा। तो मतलब एज द नेम सेज ये इजीली है, मतलब इजीली गेस कर सकते हैं क्या एम होगा। बाकी ये ड्यूरेशन, मिनिस्ट्री वगैरह सब इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इजीली गेस कर सकते हो, यू कैन इग्नोर, और ये सब भी इग्नोर कर दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर है स्टेटस क्या है पल्सेस का इन इंडिया, है ना। तो ये जो भी मेजर क्रॉप्स मैंने बताया ना, इनके भी वही स्टेटस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है या फिर इंडिया से बेटर है। जैसे राइस में कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पल्सेस में कौन है, वीट में कौन है, कुछ कुछ मिलेट्स है, तो उसमें स्टेट वाइज डेटा देख लिया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही गवर्नमेंट इसको एक्सेसिवली प्रमोट कर रहे हैं, है ना, मिलेट्स को। कॉटन को लेकर के, शुगर को केन को लेके, और भी जो पीवाईक्यू में आए हुए होंगे वो सारे देख लीजिएगा, स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेटस देख लेते हैं। पल्सेस को लेकर के इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इम्पोर्टर है, तीनों ही चीज है, एक्सपोर्टर नहीं है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इम्पोर्टर, ठीक है। कौन कौन से टॉप 3 पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो एमपी है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र और फिर है राजस्थान। सारे ही सीजन्स में ग्रो होता है। फिर इंपॉर्टेंट पल्सेस कौन कौन से हैं, तो ये मतलब डोंट ट्राई टू रिमेम्बर दीस थिंग्स। चिकपी का हमें पता ही है, पिजन पी है ना जो सबसे ज्यादा है, चिकपी एंड पिजन पी एंड देन ग्रीन ग्राम। प्रोडक्शन ट्रेंड, अब जो प्रोडक्शन ट्रेंड है ये याद नहीं करना, वैल्यू ऑलवेज नो कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा बढ़ता है, एब्सोल्यूट प्रोडक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज। कोई भी क्रॉप हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, अब तो पल्सेस है तो प्रोटीन के लिए मिलेट्स का भी देख लेना है ना, कि उसमें वो प्रोटीन रिच कौन से होते हैं, आयरन रिच कौन से होते हैं, कैल्शियम रिच होते हैं, जैसे रागी हो गया, है ना। तो उनका न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस देख लेना जस्ट इन केस दे फ्रेम अ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर पल्सेस का हमें ये भी पता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना, नोड्यूल्स होते हैं इसमें। फिर नेशनल टर्मरिक बोर्ड,
तो ये बोर्ड अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, आंध्र प्रदेश से कंफ्यूज नहीं होना। यूपीएससी कैन फ्रेम अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो निजामाबाद तेलंगाना, तो टी फॉर टर्मरिक, टी फॉर तेलंगाना। ठीक है, अब ऐसे करके कुछ कुछ बनाना पड़ेगा। बाकी ये जो डिटेल्स है डोंट ट्राई टू रिमेम्बर। कोई भी हर जो क्रॉप होते हैं ना, बेसिकली जो भी क्रॉप जिनका इंडस्ट्रियल या फिर ओवरऑल सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, तो इट इज ऑल्सो स्पाइस टर्मरिक। तो हाँ, तो इन सब में क्या होता है, इनके ये बोर्ड वगैरह जो बनते हैं, मतलब जो ट्रेड पोटेंशियल जिनका हाई होता है, जैसे कोकोनट का भी है, रबर का है ना, टी बोर्ड होता है, कॉफी बोर्ड होता है। और यूपीएससी ने पूछा भी है पहले, है ना। तो इन सब के मोस्टली मिनिस्ट्रीज, सॉरी, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही होते हैं जो ट्रेड रिलेटेड है। एक का ही शायद एक्सेप्शन है, रबर या कॉफी का, एक बार वो, रबर या कोकोनट में से कोई एक है जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है, कोई और है ना। मोस्टली सबके यही है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉम्पोजिशन वगैरह इग्नोर, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इग्नोर, ये भी इग्नोर। एंड द टर्मिनल प्रोडक्शन, वही स्टेटस के बारे में। तो इसको लेकर के इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर। पल्स में क्या था, प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट था, कंज्यूमर भी, और इम्पोर्टर, यहाँ पर एक्सपोर्टर लार्जेस्ट है, ठीक है, इम्पोर्टर नहीं। फिर बहुत सारी वेराइटीज ग्रो होती है, क्या क्या है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिल एंड आंध्र प्रदेश, दे कॉन्ट्रीब्यूट 63% ऑफ डोमेस्टिक, आई मीन टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट शेयर कितना है अपने इंडिया का, 62%। कहाँ कहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जीआई टैग भी बहुत सारे टर्मरिक को मिल चुके हैं, है ना। तो सांगली और ये बाइगॉ अपने महाराष्ट्र के, फिर इरोड वाला टर्मरिक तमिल का, फिर लकाडोंग मेघालय, ठीक है, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। इनफैक्ट एक ओडिशा का भी है, कांधामल करके है कुछ तो नाम, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, नाम देख लेना। ओडिशा का भी एक है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये है अबाउट टर्मरिक। तो ये भी, इसको हाँ गोल्डन स्पाइस कहते हैं, एंड इट्स अ राइजोम। ट्रॉपिक, ये क्लाइमेट कैसा चाहिए, ये थोड़ा वैसा स्पेसिफिक होता है, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर। हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह यू नो, है ना। फिर है 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम एस स्वामीनाथन, प्लीज इग्नोर दिस आर्टिकल, जस्ट यू शुड बी नोइंग, आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता होगा एम एस स्वामीनाथन क्यों पॉपुलर है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन का इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, बस वो, ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इनके बारे में डोंट रीड। मतलब ही वॉज अ भारत रत्न, ही गॉट पद्मश्री अवार्ड एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें ठीक है। इनफैक्ट इनको भारत रत्न रिसेंटली मिला है 2024 में ही। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा ये जो अंदर का ये इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें इग्नोर कर दीजिए। जस्ट नो कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एवरग्रीन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे अलग अलग थे, ये सब भी इग्नोर कर दीजिए। सी, ही वाज अ भारत रत्न एंड ही गॉट दिस पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सब कुछ ही मिला हुआ था। फिर क्रॉप्स एंड एनिमल फाइबर, ठीक है, मखाना, तो मखाना बोर्ड अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है, पटना, बिहार में। हाँ, है ना, बिहार में। उसके बाद फिर इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसका स्टेटस पता होना चाहिए, लाइक अदर इम्पोर्टेंट, मैंने वो जो लिस्ट ऑफ क्रॉप्स बताई थी ना, उसमें ऐड दिस मखाना एज वेल। अभी तक पूछा नहीं है यूपीएससी ने, बट गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, तो दैट कैन बिकम अ पोटेंशियल क्वेश्चन। तो मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, किस नाम से, मिथिला मखाना। और स्टेटस देख लेंगे कि कहाँ पे ग्रो होता है ना। प्रेजेंट इंडिया का मतलब कौन से नंबर का प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर है, ये सारी चीजें। इसको ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फॉक्सनट भी इसको बोलते हैं। फिर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है, और ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का। जीआई टैग मिला हुआ है, हाँ, स्टेटस ये रहा। इंडिया डोमिनेट्स ग्लोबल प्रोडक्शन, 90% ऑफ सप्लाई, विद बिहार कंट्रीब्यूटिंग अलोन 85 to 90%। और जितना हार्वेस्ट होता है उसमें से 1 से 2% अपना एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मखाना बोर्ड बिहार में, इतना ही इन्फॉर्मेशन इनफ है। मतलब जो भी मेजर क्रॉप्स वी आर गोइंग टू रीड फ्यूचर में, तो इतना ही बस पता होना चाहिए। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, तो ये एसेंशियल इन अमाइनो एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, लो फैट फूड है। और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। दैट्स इट। सिल्क के बारे में है तो ठीक है, ये तो आर्टिकल इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। जस्ट नो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिल्क इंडिया में होते हैं। बहुत पहले 1990s में सिल्क पे क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, है ना। तो मलबरी सिल्क है अपना, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो साउथ इंडिया में, कर्नाटका, तमिल, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी। फिर टसर सिल्क, ये अपने वेस्ट, मतलब सॉरी, ईस्टर्न इंडिया का है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। इरी सिल्क, ये नॉर्थ ईस्ट का है, इसको ही अहिंसा सिल्क बोलते हैं। मतलब इसमें वर्म्स आर नॉट किल्ड ड्यूरिंग रीलिंग। और जो मूंगा सिल्क है, ये अपने ईस्टर्न इंडिया, मतलब असम का है। ठीक है, तो बस नाम पता हो और रीजन, अगर जस्ट इन केस
मतलब वैसे इजीली यू कैन रिमेम्बर, थोड़ा सा इटाइमोलॉजी लगा सकते हो कि जैसा टसर सिल्क वगैरह है ना, नाम कहाँ से डिराइव हो रहा है, तो मूगा सिल्क अपने ईस्टर्न इंडिया का हो गया, टसर भी। ठीक है। कॉटन इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, तो पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ब्लैक सॉइल। मतलब ब्लैक सॉइल में डोमिनेटली इट ग्रोस, बट जो नॉन ब्लैक सॉइल रीजन है अपने नॉर्थ इंडिया के, मतलब यूपी हो गया, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है बेसिकली, वहां भी ये ग्रो होता है। ठीक है। इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर दोज, टेम्परेचर कितना है और ये सारी चीजें, रेनफॉल कितना है। जस्ट रिमेम्बर कि इसको मोर देन 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं जस्ट बिफोर इट्स हार्वेस्ट। फ्रॉस्ट फ्री मतलब अब कॉटन पानी पड़ने से खराब हो जाएगा वैसा, तो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। बाकी यू कैन इग्नोर, हाँ स्टेटस देख लेना कि इंडिया का क्या है, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। ठीक है। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री विच ग्रोज ऑल फोर स्पीशीज ऑफ कॉटन। और कौन से स्टेट से मेजर अपने, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर ओपियम कल्टीवेशन, ये तो इग्नोर ही कर दीजिए, कि इसको लेकर के लाइक डोंट रीड, कुछ ऐसा इसमें स्पेशल है भी नहीं फॉर प्रीलिम्स। फिर ये नेक्स्ट आर्टिकल है भारतीय इनिशिएटिव। ठीक है, तो वही, भारतीय इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, बेसिकली एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड। थोड़ा सा नाम से समझ नहीं आएगा, तो एक दो बार देखेंगे तो याद रह जाएगा। एपिडा जो है ना अपनी एग्रीकल्चर, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है एग्रीकल्चर आइटम्स की, इट हैज लॉन्च्ड भारती, ये जो इनिशिएटिव है टू सपोर्ट एग्री फूड स्टार्टअप्स एंड बूस्ट इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट। तो ये जो फुल फॉर्म है, मतलब ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, जस्ट सी, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनहांसमेंट। तो यही है, मतलब जो इसका वो फुल फॉर्म है उससे आप समझ जाओगे कि दिस इज फॉर दिस फूड स्टार्टअप्स एंड दिस फूड एक्सपोर्ट, है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह इग्नोर करिए। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेयर हाउसिंग एंड बूस्टिंग, इसको भी इग्नोर करिए, वही सारी चीजें, मतलब इसमें मॉडर्नाइजेशन की बात हो गई तो क्या चीजें, वही टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, है ना, एआई, आईओटी, फास्टैग। तो कुछ चीजें हैं, मतलब पैटर्न के बेसिस पे देखा करें कि अगर मॉडर्न कर रहे हैं, रिवैम्पिंग कर रहे हैं, वही जो भी हम पिछले वाले आर्टिकल में देख रहे थे, है ना, कमांड एरिया डेवलपमेंट वाले में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज को जब एडजस्ट हो जा रही है, तो उसके नाम के आगे वो लगा दे रहे हैं। डोंट रीड दीज इनिशिएटिव्स। फिर है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ठीक है, ये बहुत ही पुराना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपना पेरू कंट्री में है। ठीक है, इसका जो रीजनल सेंटर है वो अभी आगरा में लॉन्च हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है बेसिकली, है ना। तो नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड, अब ये भी बहुत ही पुरानी इनिशिएटिव है, तो ये इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस क्रेडिट टू फार्मर्स, है ना। 1998 की स्कीम है, एक्सपैंडेड इन 2019 टू इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। तो जो भी अपनी फार्मिंग, जो प्राइमरी सेक्टर से इनिशिएटिव, मतलब नॉट कंप्लीट प्राइमरी, बट जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनिशिएटिव होते हैं ना, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वो सब कवर्ड है। कौन कौन एलिजिबल है, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट इज, मतलब इजिली गेसेबल। फिर इंटरनेशनल ईयर इन डेकेड, तो सिंस 2025 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, तो देयर इज दिस लिस्ट। तो 2026 को इंटरनेशनल ईयर कौन कौन सी चीजों के लिए कहा गया है, विमेन फार्मर, रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट, वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो डेकेड वाला है 2026 से 2035 वाला, इट इज डेकेड ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये थोड़ा सा अलग सा साउंड कर रहा है, तो हाँ ये डेकेड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए चल रहा है ऑलरेडी, 2021 से 2030 वाला। सिमिलरली 2021 से 30 वाला ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले हमें चार मिल गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉलंटियर्स, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, फिर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, इतना ठीक ठाक कवर हो चुका है। बाकी लेबर एम्प्लॉयमेंट से शाम को एक सेशन रखते हैं और वो कवर हो जाएगा, एंड देन वील वाइंड अप दिस इकोनॉमी पीटी टुडे इटसेल्फ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। लेबर एम्प्लॉयमेंट में तो, एक सेकेंड, लेट मी सी, यार फिर है पूरा, एक सेकेंड प्लीज। अरे क्या हो ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड, तो जो चार लेबर कोड्स थे वो अब इन्फोर्स हो चुके हैं, है ना। तो मतलब बेसिक सबके बारे में पता हो, है ना। ये कोड ऑन वेज है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला है। तो
मतलब बेयर मिनिमम पता हो कि वेजेस में क्या होता है, मिनिमम वेजेस की बात की गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हमारे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं उनको लेकर के मतलब प्रोविजंस होते हैं। सोशल सिक्योरिटी में ये तो समझ आता है, ये सोशल सिक्योरिटी इसमें पहली बार नाउ दिस गिग वर्कर्स आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, है ना। और फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला तो वी नो कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज में कैसा मतलब जो इंफ्रा है वो कैसा होगा, कहाँ पे चेयर होंगे, कहाँ पे सॉरी चेयर नहीं स्टेयर्स वगैरह होने चाहिए प्रॉपर, और फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारी चीजें जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। फिर मिनिस्ट्रीज जो एसोसिएटेड है वो देखने का है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, चीफ लेबर कमीशन, ईएसआई और ये ईपीएफओ, है ना। तो इनके बारे में जो एक एक लाइन दिया हुआ है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज ये सब क्या होते हैं, छोड़ो ये सब काम की चीजें हैं। फिर ये डू नॉट रीड एनी, ये जो चारों कोड का डिस्क्रिप्शन है यू कैन सेफली इग्नोर, है ना। बस ये पता हो कि किस चीज से रिलेटेड है, जो अभी मैंने यहाँ पर ब्रीफली बताया है ना। डोंट रीड दीज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और उसमें क्या क्या होता है। सोशल सिक्योरिटी में कुछ नहीं, बस ये जो अभी हाँ ये मेंशन किया ना, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड एग्रीगेटेड लीगली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, बस यही इसका कैच है, बाकी सब तो मतलब इररिलेवेंट है। सेम फिर ओएसएच ऑल्सो, ये भी हटा दीजिए। रिवैम्प्ड पीएलएफएस, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं इवनिंग वाले सेशन में, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इट विल नॉट टेक देन 1 आवर, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं, टाइम अभी फाइनलाइज करके जूम लिंक शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ। सो यस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अगर मतलब ये सेशन ओवर हो चुका है, अगर किसी की पर्टिकुलर क्वेरीज है तो वो हैंडल कर लेते हैं अभी, अदरवाइज लाइक वील मीट अगेन इन इवनिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट सेशन क्या है मैम, प्लीज एक बार नॉस्ट्रो वाला फिर बता दो, नॉस्ट्रो वाला। सुशांत आई थिंक यू हैव लेफ्ट। चलो मैं नॉस्ट्रो वाला शाम वाले सेशन में बताती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, प्लीज कीप एट 6:30, 7 इज लेट एज अनदर सेशन एट 9, ठीक है 6:30 पे ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो आई शेयर दिस शेड्यूल, है ना, फॉर 6:30 probably. Thank you everyone for joining. All the best.